इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने फैक्टराइज ही करना है, यानी कि फैक्टर्स ही बनाने हैं आपने। और फैक्टर्स कैसे बनते हैं, जब आप कॉमन निकाल लेते हैं। तो 5 है और 15 है। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसके अंदर आप बेशक उसको तोड़ तोड़ के सीखें, जिस तरह 3 × 5 ये हो गया इसकी फैक्टर, और प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल फैक्टराइजेशन नहीं करनी करनी बल्कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन का जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि यहाँ जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, इस तरह के नंबर्स। ये आपके सारे प्राइम नंबर्स हैं। क्योंकि 7 किसी और टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में आता है, और 7 के अपने जो खुद का टेबल होता है उसके अंदर होता है। 13 किसी और टेबल में नहीं आता, सिर्फ 13 के टेबल में और 1 के टेबल में। तो इस तरह के नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आपकी जो साइड पे जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो आपने यही नंबर्स यूज करने होते हैं। उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। तो आप ये टेक्निक जब सीख चुके होंगे तो वो आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसके अंदर अप्लाई करनी है। बार बार अप्लाई करें, उसको सीखें, और ताकि आप ये क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकें। 5 बाहर निकाल दिए, x+3 हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्टली फैक्टराइज हो गया। 5 15 5 जार 15 डिवाइडेड बाय 5 3 आ गए। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने 6th क्लास की है, आपने 7th की है, आपने 8th की है। उसके अंदर एक बड़ी अहम चीज होती है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो होती है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म को ब्रेक किया जाता है दो फैक्टर्स के अंदर, दो नंबर्स के अंदर। तो सबसे पहले आपने इस चीज को देखना होता है। और यहाँ जो x² का कोफिशिएंट होता है, इसके इसके अंदर 1 है, जो कि हम नहीं लिखते होते। तो कांस्टेंट और इधर से कोफिशिएंट x² का, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो लकीली हमारे पास यहाँ 1 है, तो 3 1 जार 3 ही हो जाएगा। अब ये जो 3 नंबर आया है ना आपके पास, +3 है ये, इसके आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं। अब 3 छोटा सा नंबर है, इसका फैक्टर एक ही बनता है कि 3 1 जार 3 होता है। अब इसको सम करें, ये जो दो नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई तो आपने कर दिया, 3 1 जार 3 हो गया। बल्कि इसको मैं एक नीट फॉर्म में लिख देता हूँ, सम ऑफ फैक्टर्स। और एक साइड पे हम करेंगे प्रोडक्ट। ये उन लोगों के लिए है जिनको 6th 7th 8th ये 3 क्लासेस के अंदर कभी समझ आई ही नहीं कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग होती क्या है, अगर आपने पढ़ी है ये। तो ये उनके लिए मैं थोड़ा स्लो प्रोसेस में, स्लो स्पीड में समझा रहा हूँ। तो 3 और 1 इसके फैक्टर्स बनते हैं ना 3 के, किन से मिलके ये बना है? तो प्रोडक्ट 3 1 जार 3 हो गया, और सम यानी कि इनको ऐड करते हैं, 3 + 1 4। आपका जो सम ऑफ फैक्टर्स है वो हमेशा इसके साथ मैच होगा, होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट है वो आपका इसके साथ मैच होना चाहिए। जो सम ऑफ फैक्टर्स है वो आपकी एक्स वाली टर्म या वाई वाली टर्म के साथ मैच होना चाहिए। और जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका हमेशा कांस्टेंट के साथ मैच होना चाहिए। तो अगर आपका मैच हो जाएगा, फिर आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? x² ऐसे ही रहने दें, कांस्टेंट को वैसे ही रहने दें। ब्रेक इसने होना है 4x ने। किन दो नंबर्स में होना है जो आपने अभी नंबर्स ढूंढे हैं, 3 और 1। अब क्योंकि ये x वाली टर्म है, तो 3x प्लस 1x कोई चीज होती नहीं है, तो उसको आप खाली x भी लिख सकते हैं। 1x बेसिकली खाली x होता है। अब आपके पास ये चीज आ गई। अब आपने इसमें दो दो टर्म्स ढूंढनी है और उनके आपस में कॉमन निकालना है। जिस तरह ये दो टर्म्स हैं और ये दो टर्म्स हैं, तो इसमें से आपने कॉमन निकालना है। अब इस वाली टर्म पे आ जाए, तो अब देख लें कि ना कि आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहे हैं बल्कि कॉमन भी निकाल रहे हैं साथ ही। तो कॉमन जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया था उसमें आपको बेहतरी लानी पड़ेगी।
वो आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको फौरन फौरन कॉमन निकालना आना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इन दोनों में एक्स कॉमन है, अंदर एक एक्स बच गया और बाकी एक एक्स निकल गया, तो थ्री बच गया। एक्स और थ्री, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो तब आप वन लिखते हैं कॉमन के तौर पे। और जब आप वन लिखेंगे तो ये वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। अब आप देखें, एक्स प्लस थ्री ये ओवरऑल कॉमन है, तो एक्स प्लस थ्री को ओवरऑल कॉमन निकाल दें। जब ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, बाकी क्या बचेगा आपके पास? x+1। तो बाकी क्या बचा? x+1। ये आपकी अब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, और ये आपके फैक्टर्स बन गए हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग की, कॉमन निकाला, और आपका आंसर आ गया। अगर अभी समझ नहीं आई, फर्ज करें आपको कि ये मैंने क्या किया, तो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत दफ़ा मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी। मिडिल टर्म ब्रेकिंग ऐसी चीज़ है जो 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर सब में चलेगी, कहीं ना कहीं वो यूज़ हो रही होगी। तो आपके अगर यहाँ कॉन्सेप्ट्स नहीं बने, तो उसको हर हाल में बनाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स बेहतर करें, फिर नेक्स्ट क्लासेस की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आसानी होगी। वरना वो एक आपका जो कोर कॉन्सेप्ट होता है, वही अगर वीक होगा, नहीं बना होगा, नहीं बेस है, तो आगे आप उसको रट्टा ही मारते रहेंगे, और जब रट्टा मारेंगे तो आपके पास जो आगे मुश्किल क्वेश्चंस है वो नहीं हो पाएंगे। अब इसके अंदर भी आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही करनी है। तो मैं दोबारा से एक दफ़ा, अब यहाँ 8 नंबर है, 8 को मल्टीप्लाई करें इसके कोफिशिएंट से, यहाँ कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो 8 वंस आर 8 ही हो जाएगा। तो 8 के आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं, कौन कौन से होते हैं। 8 का फैक्टर 1 भी होता है, 8 का 2 भी होता है, 8 का 4 भी होता है, और 8 का 8 भी होता है। यानी कि किस किस के टेबल में 8 आता है, तो वो फैक्टर्स का मतलब वो होता है। तो ये आ गए आपके पास फैक्टर्स। अब पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी, वो देख लेते हैं। यहाँ प्रोडक्ट लिखें, इन्हीं नंबर्स में से क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी कि 8 आ जाए मल्टीप्लाई करने से। 8 वन जार 8 भी होता है, 4 टू जार 8 भी होता है, और बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अब आप इसका सम करें, 8 और 1 ऐड कर दें, क्या आ जाएगा? 9। 4 और 2 ऐड कर दें, आपस में क्या आ जाएगा? 6। फिर वही बात आ गई, ये देखिए, 8 तो आ रहा है, वो तो ठीक है, 6 आ रहा है यहाँ, और हमारा ये x के साथ जो नंबर है वो भी 6 है। तो यानी कि ये जो पेयर है, ये हम चूज करेंगे। ये पेयर कौन सा है? 4 और 2 वाला। तो 4x+2x, मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए, ऐड करने से 6। अब इनमें कॉमन निकाले, इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, अंदर एक x बचा, और यहाँ से x निकल गया तो खाली 4 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। इधर 2 निकल गया, खाली x बचा। 8 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? 4। और मिडिल टर्म ब्रेकिंग के क्वेश्चंस में एक बात ध्यान से रखें, याद रखें, कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर आपकी इन केस बराबर नहीं आ रही, तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी, क्योंकि बराबर होगी तभी आप इसको बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो x+4 अब आपका कॉमन हो गया, बाकी क्या बचा? x+2। ये आपका आंसर। इधर 4 आ रहा है, 4 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो 4 वन जार 4 ही होगा। तो यानी कि 4 के फैक्टर्स आप देखें तो दो ही बनते हैं, एक 1 बनता है, बल्कि 3 बनते हैं। 1 भी बनता है, 2 भी बनता है, और 4 खुद भी बनता है। प्रोडक्ट कैसे होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 4 होता है, और साथ में साथ 4 वन जार 4 भी होता है। लेकिन बात वही आ गई कि ऐड करने से 4 कौन सा नंबर बना रहा है? 2+2 4, 4+1 5। तो आप इसको चूज करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ 4 आ रहा है, तो 2x+2x के तौर पे हम इसको लिखेंगे।
2x 2x, क्योंकि ये 2 दफा 2 है। कॉमन निकालें, इन दोनों में x कॉमन निकल आएगा, एक निकल गया x, एक बच गया। यहाँ से x निकल गया, खाली 2 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। 2 का टेबल चल रहा। 2 निकल गया तो खाली x बच गया। 4 डिवाइडेड बाई 2, 2। ओवरऑल क्या कॉमन हो गया? x प्लस टू, एक्स प्लस टू। तो x प्लस टू आप कॉमन निकाल लें तो बाकी क्या बचेगा? x प्लस टू। तो ये आपका फैक्टर आ गया, x प्लस टू और x प्लस टू। और इसको आप एक और तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस टू है तो इसको आप x प्लस टू होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर भी, एक्सपोनेंट भी 1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है। तो सेम बेसिस के साथ एक्सपोनेंट्स हों तो आप उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। जिस तरह आपका a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर होता है, उसी तरह एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू होल स्क्वायर हो जाएगा।